कभी सोचा है कि हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनी, जिसने दशकों तक एम्बेसडर कार से भारतीय सड़कों पर राज किया, वो अचानक बाजार से गायब क्यों हो गई? और दूसरी तरफ एप्पल, जो 90s में लगभग बंद होने की कगार पर थी, वो वापस आकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी कैसे बन गई? आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे का राज क्या है? आज की हमारी बातचीत इसी राज को समझने की एक कोशिश है। हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। देखिए, किसी भी कंपनी को एक कार की तरह समझिए। बाहरी माहौल यानी सड़क, ट्रैफिक और मौसम, लेकिन गाड़ी की असली ताकत तो उसके इंजन, उसकी बनावट और उसके ड्राइवर पे निर्भर करती है। बस यही कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी उसके अंदर की दुनिया। और हमारा आज का मिशन है सीए इंटर जनवरी 26 एग्जाम के लिए चैप्टर 3 के हर कॉन्सेप्ट को कहानियों और असली दुनिया के एग्जाम्पल से एकदम आसान बनाना, ताकि ये सिर्फ याद ना हो बल्कि समझ में आए। बिल्कुल। और हम इस सफर में कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि कंपनी के असली मालिक कौन है, यानी कि स्टेक होल्डर्स, और उन्हें मेंडलो मैट्रिक्स से कैसे मैनेज किया जाए। फिर हम कंपनी के असली इंजन यानी स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स को देखेंगे। उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ये कंपनी अपनी सुपर पावर यानी कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बनाती है। और आखिर में हम स्वॉट एनालिसिस से पूरी तस्वीर देखकर माइकल पोर्टर की जेनेटिक स्ट्रैटेजीज के साथ बाजार जीतने का गेम प्लान तैयार करेंगे। तो ये एक पूरी जर्नी होने वाली है। चलिए तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। आपने स्टेक होल्डर्स की बात की। ये शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में शेयर होल्डर्स आते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। क्या ये दोनों एक ही हैं? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और एग्जामिनर का ये एक पसंदीदा एमसीक्यू पॉइंट भी बनता है। नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। शेयर होल्डर वो हैं जिनका कंपनी में फाइनेंशियल स्टेक है, लेकिन स्टेक होल्डर हर वो इंसान या ग्रुप है जिसका कंपनी के चलने या न चलने से कोई भी हित जुड़ा हो। अच्छा। इसे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म मान लीजिए नेटफ्लिक्स के उदाहरण से समझते हैं। शेयर होल्डर्स को चाहिए अच्छा रिटर्न, लेकिन जो व्यूअर्स हैं यानी हम और आप, हम भी स्टेक होल्डर हैं। हाँ, हमें तो नया और अच्छा कंटेंट चाहिए। एग्जैक्टली। जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी सैलरी चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए। जो प्रोडक्शन हाउस उनके लिए शो बना रहे हैं उन्हें टाइम पे पेमेंट चाहिए। और सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, जिससे टैक्स और नियमों का पालन चाहिए। अरे बाप रे, इतने सारे लोग और सबके इंटरेस्ट अलग अलग। एक मैनेजर इन सबको एक साथ कैसे खुश रखेगा? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। यहीं पर मेंडलो मैट्रिक्स एक मैनेजर के लिए किसी जीपीएस से कम नहीं है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो बताता है कि किस पर कितना ध्यान देना है। ये मैट्रिक्स सभी स्टेक होल्डर्स को 2 पैमानों पर मापता है। ओके। पहला है पावर, यानी वो कंपनी के फैसलों को कितना प्रभावित कर सकते हैं, और दूसरा है इंटरेस्ट, यानी वो कंपनी के कामों में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। पावर और इंटरेस्ट, ठीक है। इन 2 पैमानों के आधार पर हम उन्हें 4 ग्रुप्स में बांटते हैं। ओके, तो ये 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला और सबसे जरूरी ग्रुप है की प्लेयर्स। इनका पावर भी हाई होता है और इंटरेस्ट भी, जैसे कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई बड़ा इन्वेस्टर। स्ट्रैटेजी है मैनेज क्लोजली। इनसे लगातार बात करनी पड़ती है, इन्हें हर फैसले में शामिल करना पड़ता है। दूसरा ग्रुप है कीप सेटिस्फाइड। इनका पावर तो हाई है, पर कंपनी के रोजमर्रा के कामों में इंटरेस्ट कम होता है। अच्छा। इन्हें बस खुश रखना है, इनकी नियमों का पालन करो, लोन की किस्तें टाइम पर भरो, बस। ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं। एक मिनट, आपने कहा कि सरकार कीप सेटिस्फाइड में है, लेकिन क्या आज के रेगुलेटरी माहौल में सरकार हमेशा एक की प्लेयर नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस मैट्रिक्स की सबसे खूबसूरत बात है। ये मैट्रिक्स पत्थर की लकीर नहीं है, ये डायनामिक है। ये बदलता रहता है। बिल्कुल। हालात के साथ स्टेक होल्डर्स की जगह बदलती रहती है। मान लीजिए आपकी कंपनी सारे जीएसटी नियम ठीक से फॉलो कर रही है, ठीक है, तब तक टैक्स डिपार्टमेंट कीप सेटिस्फाइड में रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने कोई बड़ी गड़बड़ी की, वो तुरंत कूदकर की प्लेयर बन जाएगा। ओह। फिर रोज नोटिस आएंगे, ऑडिट होंगे, और अब आपको उन्हें मैनेज क्लोजली करना पड़ेगा। केस स्टडी में अक्सर ऐसा ही कोई सिनारियो दिया जाता है। समझ गई, जहां हमें पहचानना होता है कि कौन सा स्टेक होल्डर कब अपनी जगह बदल रहा है। अच्छा, और बाकी के 2 ग्रुप्स? तीसरा ग्रुप है कीप इन्फॉर्म्ड। इनका इंटरेस्ट तो बहुत हाई होता है, पर पावर कम, जैसे कंपनी के ज्यादातर कर्मचारी या छोटे सप्लायर्स। उन्हें बस समय समय पर सही जानकारी देते रहो ताकि कोई अफवाह ना फैले। और चौथा है लो प्रायोरिटी। पावर भी कम, इंटरेस्ट भी कम, जैसे कोई बिजनेस मैगजीन
इन पर बस न्यूनतम ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हमने कंपनी से जुड़े लोगों को समझ लिया। आप उस इंजन पर आते हैं जिसकी हमने शुरू में बात की थी। ये स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या हैं जो असल में कंपनी को आगे बढ़ाते हैं? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स वो खास फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी को उसकी इंडस्ट्री में सफल होने में मदद करते हैं। इन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है: इंडस्ट्री और मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट सर्विसेज और चैनल्स। ओके। इंडस्ट्री को समझने के लिए एक बहुत मजेदार टूल है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। जी, इसे आप अपनी इंडस्ट्री का एक सैटेलाइट व्यू समझ सकते हैं। सैटेलाइट व्यू? ये सुनने में दिलचस्प है। ये काम कैसे करता है? सोचिए, आपको लैपटॉप इंडस्ट्री का मैप बनाना है। आप 2 सबसे जरूरी पैरामीटर चुनते हैं जो कंपनियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे? मान लीजिए वाई एक्सिस पर आपने रखा ब्रांड रेपुटेशन लो से हाई और एक्स एक्सिस पर रखा प्रोडक्ट्स की वैरायटी लिमिटेड से वाइड। ठीक है, एक ग्राफ जैसा। बिल्कुल। अब आप इस मैप पर कंपनियों को प्लॉट करते हैं। एप्पल शायद हाई रेपुटेशन और लिमिटेड वैरायटी वाले कोने में आएगा, डेल शायद वाइड वैरायटी और मिड लेवल रेपुटेशन वाले हिस्से में आएगा। अच्छा। इस मैप को देखते ही आपको पता चल जाता है कि कौन किससे सीधे कंपटीशन में है और कहां पर बाजार में एक खाली जगह है। वाह, मतलब एक ही तस्वीर में पूरा कंपटीशन साफ। अब बात करते हैं दूसरे ड्राइवर की, यानी कस्टमर्स। यहाँ कस्टमर और कंज्यूमर के बीच के फर्क की बात भी आती है। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्लासिक उदाहरण है बेबी डायपर का। अच्छा, हाँ। डायपर खरीदता कौन है? माता पिता। तो वो हुए कस्टमर। वो पैसे दे रहे हैं तो वो क्वालिटी, सेफ्टी और कीमत देखेंगे। सही। लेकिन डायपर इस्तेमाल कौन करता है? बच्चा। तो वो हुआ कंज्यूमर। उसे सिर्फ आराम चाहिए। अगर कंज्यूमर यानी बच्चा डायपर में खुश नहीं है, रोता रहता है, तो कस्टमर यानी माता पिता अगली बार वो ब्रांड कभी नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो। तो कंपनियों को दोनों को खुश रखना पड़ता है। और इसी समझ से अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज निकलती होंगी। बिल्कुल। और इनमें से कुछ तो एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, जैसे रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका पसंदीदा कॉफी वाला आपको नाम से बुलाता है। हाँ, और उसे ऑर्डर पहले से पता होता है। एग्जैक्टली। वो छोटा सा जेस्चर आपको लॉयल बना देता है। एयरलाइंस बस यही बड़े स्केल पर करती हैं जब वो अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए स्पेशल लाउंज बनाती हैं। अच्छा। फिर है सिंक्रो मार्केटिंग, जब डिमांड ऊपर नीचे होती है, जैसे सिनेमा हॉल वीकेंड पर भरे रहते हैं और वीकडेज में खाली, तो वो वीकडेज में टिकट सस्ते कर देते हैं ताकि डिमांड बैलेंस हो जाए। जी। और एक उल्टी स्ट्रैटेजी भी है डी मार्केटिंग, जब डिमांड इतनी ज्यादा हो कि आप उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे, जैसे किसी मंदिर में वीकेंड पर भीड़ को नियंत्रित करना। ये तीनों एमसीक्यू के लिए हॉट टॉपिक्स है। और आखिरी ड्राइवर है चैनल्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व इस बात से समझिए कि आज आप किसी भी दूर दराज के पहाड़ी गांव में चले जाएं, आपको शायद नेटवर्क न मिले, पर कोका कोला जरूर मिल जाएगी। ये तो सही बात है। ये उनके मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से ही मुमकिन है। एक मजबूत चैनल किसी किले की दीवार की तरह होता है। ये नए कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बैरियर टू एंट्री का काम करता है। मतलब कोई नई कंपनी आसानी से घुस नहीं सकती। बिल्कुल। कोई नई ड्रिंक कंपनी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, वो रातों रात कोका कोला जैसा नेटवर्क नहीं बना सकती। तो एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन किसी भी कंपनी की असली छिपी हुई ताकत क्या होती है? मैंने ये कोर कॉम्पिटेंसी शब्द बहुत सुना है। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। जरूर। कोर कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट सीके प्रहलाद और गैरी हैमिल ने दिया था। उन्होंने कहा कि ये कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि सामूहिक सीख है, कलेक्टिव लर्निंग। सामूहिक सीख। हाँ, इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। एक अच्छा वायलिन बजाने वाला एक स्किल है, लेकिन 100 अलग अलग म्यूजिशियंस का एक साथ मिलकर एक धुन बजाना वो कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे होंडा की कोर कॉम्पिटेंसी सिर्फ इंजन बनाना नहीं, बल्कि छोटे और पावरफुल इंजन बनाने में महारत है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी बाइक्स, कार, जनरेटर सब में करते हैं। लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज सिर्फ एक ताकत है या फिर एक असली कोर कॉम्पिटेंसी? क्या इसका कोई टेस्ट है? हाँ, बिल्कुल है। और यही इस चैप्टर का सबसे जरूरी हिस्सा है, VRIO फ्रेमवर्क। VRIO। जी। किसी भी क्षमता को कोर कॉम्पिटेंसी बनने के लिए इन 4 सवालों के टेस्ट को पास करना होता है। पहला सवाल, V फॉर वैल्यूएबल। क्या ये क्षमता हमें मौकों का फायदा उठाने
या खतरों से बचने में मदद करती है। ओके, वैल्यूएबल। दूसरा सवाल, R फॉर रेयर, क्या ये क्षमता हमारे बहुत कम या किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है? रेयर मतलब अनोखी। सही। तीसरा सवाल, I फॉर इनिमिटेबल, यानी कॉस्टली टू इमिटेट, क्या इसकी नकल करना बहुत मुश्किल या महंगा है? जैसे इंटेल का R&D साइकिल, जब तक कोई उनका एक चिप कॉपी करता था तब तक वो 2 नए चिप्स लॉन्च कर देते थे। अच्छा। और चौथा और सबसे मुश्किल सवाल, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड टू कैप्चर वैल्यू, क्या हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर और कल्चर ऐसा है कि हम इस क्षमता का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? मतलब आपके पास सुपर पावर तो है, पर क्या आप उसे इस्तेमाल करना जानते हैं? एग्जैक्टली। तो अगर कोई क्षमता इन चारों टेस्ट को पास कर ले, तभी वो एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कोर कॉम्पिटेंसी बनती है। एकदम सही। और एग्जाम में केस स्टडीज में यही होता है। आपको किसी कंपनी का एक रिसोर्स दिया जाएगा, जैसे टाटा का भरोसेमंद ब्रांड नेम, और आपको उसे VRO फ्रेमवर्क पर परखना होगा। अच्छा, तो हम पूछेंगे क्या ये वैल्यूएबल है, हाँ, रेयर है, हाँ, इनिमिटेबल है? हाँ, सालों की मेहनत से बना है, कॉपी करना लगभग नामुमकिन है, हाँ। और ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, टाटा ग्रुप इसे अच्छे से इस्तेमाल करता है, मतलब ये एक कोर कॉम्पिटेंसी है। ठीक है। तो VIRO से हमने अपनी अंदरूनी सुपर पावर तो पहचान ली, लेकिन एक सुपर हीरो को भी अपनी कमजोरी और बाहर के खतरों का पता होना चाहिए, तो वो पूरी तस्वीर एक साथ कैसे देखी जाए? मेरे ख्याल से यहीं पर स्वॉट एनालिसिस आता है। बिल्कुल। स्वॉट एनालिसिस एक कंपनी के लिए एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप की तरह है। हेल्थ चेकअप अच्छा उदाहरण है। ये आपको बताता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल यानी वीकनेसेस कितना है, आपकी मसल्स यानी स्ट्रेंथ्स कैसी है, बाहर विटामिन डी यानी धूप मतलब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, और वायरस यानी थ्रेट्स का क्या खतरा है। और S और W इंटरनल होते हैं और O और T एक्सटर्नल। ये एक MCQ पॉइंट है, राइट? परफेक्ट। ये याद रखिएगा कौन सा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल। ये एक क्लासिक MCQ है। चलिए इसे एक फूड डिलीवरी ऐप के उदाहरण से समझते हैं। ज़ोमैटो का स्वॉट करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया। तो स्ट्रेंथ होगी उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क। सही। वीकनेस बहुत ज़्यादा कैश बर्न, प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी भी सवाल है। अपॉर्चुनिटी भारत के छोटे शहरों में अभी भी बहुत स्कोप है। बिल्कुल। और थ्रेट स्विगी जैसा मजबूत कॉम्पिटिटर और रेस्टोरेंट्स का अपना डिलीवरी सिस्टम शुरू करने का खतरा। वाह, देखिए इस एक चार्ट से पूरी कंपनी की मौजूदा हालत का पता चल गया। पर इस हेल्थ चेकअप रिपोर्ट का करना क्या है? ये तो बस बता रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इलाज क्या है? बेहतरीन सवाल, और यही स्वॉट की सबसे बड़ी कमी है। स्वॉट आपको डायग्नोसिस देता है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं। अच्छा, ये बताता है क्या हो रहा है, ये नहीं बताता कि क्या करना है। और इस प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम बिजनेस स्ट्रैटेजी के गॉडफादर माइकल पोर्टर के पास चलते हैं। माइकल पोर्टर? जी, पोर्टर ने कंपटीशन में जीतने के लिए 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज दी हैं। ओके, तो जीतने के ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता है कॉस्ट लीडरशिप। जी। इसका मकसद है अपने कॉम्पिटिटर से कम कीमत पर प्रोडक्ट या सर्विस देना। सबसे सस्ता बनना। हाँ, एक बड़े बाजार के लिए ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन करके और हर जगह से कॉस्ट कटिंग करके, जैसे मैकडॉनल्ड्स या भारत में कहें तो बिग बाजार। लेकिन इसमें खतरा है, अगर आपसे भी कम कीमत पर कोई और आ गया तो आपका गेम खत्म। ठीक है, तो एक रास्ता है सबसे सस्ता बनना, दूसरा क्या है? दूसरा रास्ता है डिफरेंशिएशन। जी। यहाँ आप सबसे सस्ता बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सबसे अलग, सबसे यूनिक बनने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ खास देना। जी, कुछ ऐसा खास जिसके लिए कस्टमर ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हों। ये यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट के डिजाइन में, ब्रांड इमेज में या सर्विस में हो सकती है। डोमिनोज का 30 मिनट वरना फ्री एक क्लासिक डिफरेंशिएशन था। और Amazon प्राइम की सुपर फास्ट डिलीवरी भी। बिल्कुल। इसका खतरा यह है कि जो चीज आज यूनिक है, कल कोई और उसे कॉपी कर सकता है। और तीसरा रास्ता? तीसरा रास्ता है फोकस्ड स्ट्रैटेजी। इसमें आप पूरे बाजार के पीछे नहीं भागते, आप बाजार का एक छोटा सा टुकड़ा, एक निश मार्केट चुनते हैं और बस उसी के राजा बन जाते हैं। जैसे फरारी या रोल्स रॉयस, वो हर किसी के लिए कार नहीं बनाते, वो सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए बनाते हैं और उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। ये हुआ फोकस्ड डिफरेंशिएशन। जी, इसी तरह आप एक छोटे से मार्केट के लिए सबसे सस्ते भी बन सकते हैं, जिसे फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं। लेकिन क्या आज के समय में कोई कंपनी इन दोनों का मिश्रण नहीं अपना सकती? जी। यानी अच्छी क्वालिटी भी दे और कीमत भी बहुत ज्यादा न हो? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। पोर्टर ने शुरू में कहा था कि आपको एक रास्ता चुनना होगा,
वरना आप बीच में फंस जाएंगे। स्टक इन द मिडल। जी, लेकिन आज की दुनिया में एक हाइब्रिड मॉडल बहुत पॉपुलर है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। इसका मकसद ही है कम कीमत पर ज्यादा वैल्यू देना। इसका कोई उदाहरण? एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन जैसे OnePlus या Xiaomi इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो एप्पल जैसे प्रीमियम फोन्स वाले फीचर्स बहुत कम कीमत पर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट नए सिलेबस में काफी अहमियत रखता है। वाओ! तो आज की इस बातचीत को अगर मैं समेटूं तो हमने एक कंपनी को अंदर से समझने की पूरी यात्रा की है। हमने मेंडलॉ मैट्रिक्स का जीपीएस इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से कंपटीशन का सैटेलाइट व्यू देखा, VRIO फ्रेमवर्क से अपनी सुपर पावर पहचानी, स्वॉट से अपना हेल्थ चेकअप किया और आखिर में पोर्टर की स्ट्रैटेजी से बाजार जीतने का गेम प्लान बनाया। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूं जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ता है। सोचिए टाटा ग्रुप के बारे में। एक तरफ वो नैनो जैसी कार से कॉस्ट लीडरशिप की मिसाल पेश करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ जैगुआर लैंड रोवर के साथ डिफरेंशिएशन में दुनिया की टॉप कंपनियों में से है। एक ही ग्रुप, एक ही मैनेजमेंट, इतनी अलग अलग और एकदम विपरीत स्ट्रैटेजीज को एक साथ सफलतापूर्वक कैसे मैनेज कर पाता है? ये हमें इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के असल दुनिया में इस्तेमाल के बारे में क्या सिखाता है? ये सोचने वाला सवाल है। इस पे जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको इंटरनल एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स को एक नई नज़र से देखने में मदद मिली होगी। अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।